हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ड्राइव करेंगे, हम पूरा डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्टेट और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी। आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन को नेवियर स्टोक्स इक्वेशन भी कहते हैं। एग्जाम में इस नाम से ज़्यादा पूछी जाती है, तो याद रखिएगा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं आप लोग इसे, एनएस इक्वेशन। ठीक है, नेवियर स्टोक्स एनएस इक्वेशन 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी गई है और 2016 में पूछी गई थी आप लोगों से ये इक्वेशन। वहाँ आपको लोगों को कुछ ऐसा दिया था, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए निकालिए। तो कई बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो गए थे, नहीं निकाल पाए थे। हम लोग इक्वेशन स्टूडेंट्स कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी तो हम लोगों ने ऐसे ही देखा था, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए देखा था, इनकम्प्रेसिबल के लिए देखा था। और एक और मैंने आपको करा दिया था कि अगर फ्लो स्टडी फ्लो हो तो क्या होती है। तो एग्जाम में कैसे भी आ सकती है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक चीज़ और लिखी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स की जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, हम लोग पढ़ते थे ना छोटी क्लास में, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखते थे, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। क्लियर। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे ड्राइव करेंगे, हम ड्राइव करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है आप लोगों को, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है टोटल फोर्स के। ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्या करना है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में क्या था ऐसे ही हमें कंसीडर करेंगे क्लोज सरफेस एस। ठीक है, जहाँ भी आप लोगों का फ्लूइड मूव कर रहा है उस एरिया को जो उसने कवर किया है उसका वॉल्यूम ले लेंगे हम लोग वी। ठीक है, ठीक है, हमने कंसीडर करा क्लोज सरफेस एस, तो आप लोग देख लीजिए क्लोज सरफेस एस आप लोगों ने कंसीडर करा है। एंक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी इन द रीजन ऑक्यूपाई बाय द मूविंग फ्लूइड। तो आपका फ्लूइड मूव कर रहा है उसके तरह जो भी ऑक्यूपाई किया गया है रीजन मान लेते हैं उसका वॉल्यूम वी है। ठीक है, एक छोटा सा सरफेस मान लिया हमने, एक छोटा सा इस एस का ही एलिमेंट ले लिया, डी एस। क्लियर। अब देखो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है टोटल फोर्स। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए हम लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो अब हम निकालते हैं रेट एट विच मोमेंटम एंटरिंग द एलिमेंट डी एस। पूरे डेरिवेशन में इस डी एस की बात की जाएगी। ठीक है, लास्ट में हम इंटीग्रेशन करके एस के लिए कर देंगे, बट स्टार्टिंग में डीएस के लिए बात चलेगी। ठीक है, इसी तरह से करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेके चलते हैं, बाद में कंप्लीट के लिए रिजल्ट ट्रू बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द रेट एट विच मोमेंटम एंटरिंग द एलिमेंट डीएस। सिर्फ इस डीएस छोटे से एलिमेंट की बात चल रही, क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है यहाँ पर, देखो मास का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी। क्या फॉर्मूला था, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो वहाँ पर देखो अब वो वाला पूरा आप अगर वो लेक्चर नहीं लिया ना तो शायद ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लीट निकाला था। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप लोग यहाँ से देखिए यही चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम। एन जे को यूनिट वेक्टर माना है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, स्टार्टिंग में ही है जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए, हम लोगों ने वहाँ समझाया है कंप्लीट, क्योंकि ये लेक्चर वैसे ही लेंथी है, इसको समझाने लगे तो और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमने मास निकाला है यही मास आज हम यूज़ कर रहे हैं। ये कैसे निकाला है प्रीवियस लेक्चर में समझ सकते हैं। फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। ये डेंसिटी हो गई, ये आप लोगों के पास एरिया हो गया डीएस, और वेलोसिटी हो गई ये कैसे निकालिए प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में समझ लीजिए। इसी मास को हम लोग यूज़ कर रहे हैं
क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास अभी अभी बताया मैंने क्या था, रो वी जे एन जे और डी एस। ठीक है, वेलोसिटी हम लोगों ने मानी है वी आई। ठीक है, यहाँ पर बता दीजिए वीजे क्या है। हेयर वीजे इज द वेलोसिटी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वहाँ आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में दिखाई हुई है। यहाँ हम लोगों ने एनजे लिया था और ये लिया था वीजे आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वही थ्योरी से बिल्कुल यहाँ निकाला गया है मास। तो इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और वी आई क्या है यहाँ पर, वी आई देख लीजिए जो आपका मूव कर रहा है ना फ्लूइड जो सरफेस में, तो उसी की वेलोसिटी मानी है वी आई। ठीक है, वी आई वेलोसिटी के साथ हमने माना है फ्लूइड मूव कर रहा है। देखिए ये है आप लोगों के पास डी एस के लिए। अगर इस कंप्लीट एस की बात करनी है तो क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन कर दो, ऐसे ही तो करते हैं। तो क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, द रेट एट विच the momentum enter the control surface S। कंट्रोल सरफेस एस की बात करें तो क्या हो जाएगा, इज इसका कर देना है इंटीग्रेशन, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस को बाहर ले लो, क्या आ जाएगा देखो, वी आई रो वी जे एन जे और आप लोगों के पास डी एस। ठीक है, इक्वेशन नंबर डाल दीजिए इसे फर्स्ट। एक बात बताइए, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का एक फार्मूला तो मैंने अभी बताया, वो यूज़ करा हमने। एक मुझे बताओ, क्या एम इज इक्वल टू रो इंटू वी नहीं होता। रो क्या है, डेंसिटी, और वी क्या है, वॉल्यूम। हम लिखते हैं ना डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, यहाँ से आ जाएगा एम इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, तो यहाँ पर वो यूज़ करेंगे हम मोमेंटम के लिए, ये वाला फार्मूला। एम की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इंटू में वेलोसिटी चल ही रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू वेलोसिटी आप लोगों ने क्या मानी है, वी आई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रो वी इंटू वी आई। अब वी की बात बाद में करेंगे, पहले ले लेते हैं डी वी, डी एस की तरह, फिर इंटीग्रेशन करके वी की बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, द रेट at which the momentum increase in the क्लॉज वॉल्यूम वी। क्लॉज वॉल्यूम वी के लिए बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, रेट निकाल रहे हो यानी कि डेल बाय डेल टी, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया मास की जगह रो इंटू वॉल्यूम यानी कि वी, तो वो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, डी वी। ये तो हो गया मास, इंटू में क्या है आप लोगों के पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप लोगों ने क्या ली है, वी आई, उससे मैं लिख रही हूँ रो के साथ। ठीक है, रो डी वी मास हो गया और वी आई क्या हो गई, वेलोसिटी। तो ये हो गया मोमेंटम, द रेट एट विच मोमेंटम इंक्रीज, सो डेल बाय डेल टी। और ये क्या है, कंप्लीट वी के लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, वी की तो लिमिट्स आएंगी ना। ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम, समझ आया। तो ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ गया, चेंज निकालना है, तो क्या दिक्कत है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन वन को माइनस कर दीजिए, यही तो निकालना है ना हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही चीज़ निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस कर दीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, कितना चेंज हुआ है, इंक्रीज का ये रहा, एंटर का ये रहा, चेंज कितना हो गया आप लोगों के पास, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन वी रो वी आई डी वी माइनस, तो ये पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन एस वी आई रो वी जे एन जे और डी एस। ठीक है,
ये इक्वल किसके है, टोटल फोर्स के। यही बताया हमें न्यूटन सेकंड लॉ ने। तो अब पहले निकालना है टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर फ्लूइड मोशन में हम दो टाइप के फोर्स हैं, कौन कौन से, एक तो बॉडी फोर्स और एक आपके पास सरफेस स्ट्रेस। ठीक है, बॉडी फोर्स यानी कि फ्लूइड जो आपका कर रहा है, फ्लूइड की बात चल रही है, बॉडी मतलब फ्लूइड की बात चल रही है। ठीक है, तो देख लीजिए फ्लूइड मोशन में हम दो टाइप के फोर्स, एक बॉडी फोर्स और एक सरफेस स्ट्रेस। बॉडी फोर्स जो दैट एक्टिंग थ्रू आउट द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड, जो आपकी फ्लूइड है, जिस फ्लूइड की बात चल रही है उसके कंप्लीट मास पर जो है एक्ट हो रहा है, वो बॉडी फोर्स हो गया। ठीक है, एक्ट मतलब जो अप्लाई हो रहा है, लग रहा है। और सरफेस स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की बाउंड्री पर है वो हो गया आप लोगों के पास सरफेस स्ट्रेस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये बॉडी फोर्स FI है और सरफेस स्ट्रेस आप लोगों ने मान लिया PI। आई क्यों, क्योंकि आई डायरेक्शन में हम लोग लेके चल रहे हैं ना, आप लोगों का मोशन स्टार्टिंग में लिखा था आई डायरेक्शन में फ्लूइड मूव कर रहा है। ठीक है, ये लिखा है FI बॉडी फोर्स है पर यूनिट मास, और PI क्या है, बाउंड्री पे जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, जो आप लोगों के पास ये है, इक्वल किसके होगा, टोटल फोर्स के। टोटल फोर्स यानी कि बॉडी फोर्स और सरफेस स्ट्रेस। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन लिखिए पहले, डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन V रो VI dV प्लस S VI रो VJ NJ DS किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल फोर्स के। FI आपने क्या माना है, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास माना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर रो FI टोटल फोर्स निकाल रहे हो, ये पर यूनिट मास है, इसका मतलब रो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आप लोगों को टोटल निकालने के लिए, और क्या आ जाएगा DV। ठीक है, ये कौन सा फोर्स हो गया, टोटल V की बात कर रहे हैं। ये आप लोगों ने क्या माना है, पर यूनिट मास माना है। तो पर यूनिट मास माना है FI को, अगर टोटल की बात करें तो रो FI। ठीक है, ये पर यूनिट मास नहीं है, पर यूनिट मास FI है। ठीक है, और मास M की बात करें तो उसके लिए क्या है, रो FI। कंप्लीट वॉल्यूम V की बात कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन द एंक्लोज वॉल्यूम V, टोटल V पे जो बॉडी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर बॉडी फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द एंक्लोज सरफेस एंक्लोज वॉल्यूम V, एंक्लोज वॉल्यूम V। ठीक है, प्लस FI, सॉरी FI तो हो गया PI, तो यहाँ पर एडिशन में लिख लीजिएगा, नीचे लिख रही हूँ, प्लस क्या आना है PI। कंप्लीट सरफेस S की बात करें तो PI DS, यहाँ पर DS और यहाँ पे DV क्यों लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं, जो PI है वो सरफेस स्ट्रेस है और जो FI है वो बॉडी फोर्स है। ठीक है, दैट एक्टिंग थ्रू आउट द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर, तो सरफेस स्ट्रेस है तो सरफेस के लिए आप लोगों ने DS यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एस के रेस्पेक्ट में, समझ आ रहा है, ये क्या आंसर है, फोर्स यानी कि सरफेस स्ट्रेस, ब्रैकेट में पहले सरफेस स्ट्रेस लिख दीजिए इसे, सरफेस स्ट्रेस जो कि क्या पे है, कंप्लीट सरफेस एस पे। तो फोर्स यानी कि सरफेस स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द एंक्लोज सरफेस एस। ठीक है, समझ आया, ये टोटल फोर्स हो गया, ये हो गया आप लोगों के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट। अब जो ये स्ट्रेस है ये किस तरह से दिया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेस, हम लोगों ने एक्चुअली वाली यूनिट करी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, वो वाली यूनिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट में, उस वाली यूनिट में क्या बताया जाता है, स्ट्रेस कंप्लीट पढ़ते हैं हम लोग, सरफेस स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, तो यूनिट हमने करी नहीं है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा जो स्ट्रेस PI है वो किस तरह से दिया जाता है, इज गिवन बाय
पी आई इज इक्व टू होता है सिग्मा आई जे एन जे, जहाँ पर अब ये सिग्मा आई जे क्या है, ये है स्ट्रेस टेंसर। तो ये स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे किस तरह से लिखा जाता है, तो सिग्मा आई जे इज इक्व टू होता है माइनस पी डेल आई जे प्लस टो आई जे। तो अब ये टो आई जे क्या है, तो देखो टो आई जे होता है आप लोगों के पास विस्कस स्ट्रेस। इस टो आई जे को क्या कहते हैं, विस्कस स्ट्रेस। ठीक है, अब ये किस तरह से दिया जाता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हमें इतना ही है सफिशिएंट है, पहले हम इसका यूज़ कर रहे हैं। देखो क्या आ जाएंगी इक्वेशंस, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ आ चुकी है, लेकिन ऐसे कोई ना छोड़ना है, कंप्लीट हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा, डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन वी रो वी आई डी वी प्लस इंटीग्रेशन एस वी आई रो वी जे एन जे डी एस इज इक्व टू रो एफ आई, ये एज इट इज़ रहेगा, वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो रो एफ आई डी वी वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, प्लस पी आई की जगह वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन एस, पी आई की जगह वैल्यू रखेंगे सिग्मा आई जे एन जे, सिग्मा आई जी की भी वैल्यू है वो भी लिख देते हैं, माइनस पी डेल आई जे प्लस टो आई जे, ठीक है, एन जे, पी आई की वैल्यू कंप्लीट हो गई, मल्टीप्लाई में डी एस। यहाँ पर देखो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, कहीं पर सरफेस इंटीग्रेशन है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने इंटीग्रल को चेंज किया था। ठीक है, तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल में ही, तो वो क्या होती है थ्योरम, थ्योरम कुछ ऐसी होती है, यदि आप लोगों के पास लिखा हुआ है जी एन जे डी एस, ठीक है, एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन वी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स जे डी वी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई करो डेल बाय डेल टी, इस जी कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन वी रो वी आई डी वी, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो एन जे डी एस के मल्टीप्लाई में जो भी है इस तरह से समझो, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स जे के रेस्पेक्ट में, तो एन जे डी एस के साथ क्या है ये है, तो बस डेल अपॉन डेल एक्स जे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वी आई रो वी जे, क्लियर, इज इक्व टू वी रो एफ आई डी वी, अब आता है प्लस, अब यहाँ पर अप्लाई करो, ये डेल आई जे आप लोगों को पता है किस तरह से डिफाइन होता है, डेल आई जे इज इक्व टू 1 और वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर आई इज इक्व टू जे है और आई नॉट इक्व टू जे है, आई और जे बराबर है तो डेल आई जे की वैल्यू 1 हो जाती है, आई और जे बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू जाती है 0, तो यहाँ पर जब 1 लेंगे तो ये वाली टर्म बचेगी और जब 0 लेंगे ये टर्म वैनिश हो जाएगी, तो हम 1 वाला ले लेते हैं, ठीक है, 0 में तो 0 हो ही चुका है, क्या दिक्कत है, तो पहले इस वाले पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या थ्योरम बताती है एन जे डी एस के मल्टीप्लाई में जो भी है उसका एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन वी डेल अपॉन डेल एक्स जे माइनस लगा लिया है, ठीक है, लो यहाँ पर लगा लो, क्लियर, बाहर ले लिए, क्या आएगा डेल आई जे की वैल्यू 1 लिख ली और क्या आ जाएगा पी, ठीक है, समझ आया, और आप लोगों के पास डी वी, सॉरी यहाँ पे भी तो चेंज होगा ना, आई इज इक्व टू जे, तब वैल्यू 1 हुई है, तो आई इज इक्व टू जे, तो यहाँ पर आई की जगह जे की जगह आई लिख लिया, ठीक है, अब इस पे लगा दो, एक बार 0 हो गई वैल्यू तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन वी, यहाँ क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे टो आई जे, और आप लोगों के पास डी वी, समझ आई गॉस थ्योरम से कैसे करा, इंटीग्रेशन को एक साथ लिख ले, कंबाइन कर ले, तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन वी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो
प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को। वॉल्यूम फिक्स लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। जब वॉल्यूम फिक्स है तो आप डेल बाय डेल टी को इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हो, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को इंटरचेंज कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। देखो जब तक प्रीवियस लेक्चर नहीं लोगे ना, ये वाला लेक्चर कम समझ आएगा। आप लोगों ने देखा हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहे थे, ठीक है, जहाँ मास निकाला था, और ये चीज़ भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताएगी, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर से हेल्प मिलेगी इसे समझने में, नहीं तो बहुत टिपिकल है एनएस इक्वेशन को समझना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर चल जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल टी रो वी आई और डी वी। क्यों आया ये आप लोग बताया मैंने अभी, क्योंकि वी वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा डी वी, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी आई वी जे ब्रैकेट बंद और आप लोगों का डी वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसी तरह से यहाँ भी कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन वी, देखो रो एफ आई, ठीक है, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे टो आई जे ब्रैकेट बंद और डी वी, ठीक है। अभी बताया वॉल्यूम कोई भी फिक्स है, कोई भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है लेके चल रहे हैं हम लोग, तो लिख लीजिए सिंस वी इज आर्बिट्रेरी फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वर्ड जरूर लिखिएगा, फिक्स वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ से हटा सकते हैं तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास डेल बाय डेल टी। तो वॉल्यूम कोई भी आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हो, फिक्स है तो इंटीग्रेशन को हटा सकते हो, ठीक है। तो डेल बाय डेल टी रो वी आई, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे, इंटीग्रेशन हटाया और कुछ नहीं, रो वी आई वी जे इज इक्व टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हटा दिया, रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे टो आई जे, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही चल रही है, वो भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई थी पहले हमारी ये जो आई थी, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, लेकिन इसे और सॉल्व करेंगे, यही नहीं छोड़ना है, एनएस इक्वेशन अभी आएंगी। देखो यहाँ अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी आप लोगों के पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी हमारे पास डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे इज इक्व टू ज़ीरो। ये हमारी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे अप्लाई करेंगे इसका, यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो LHS अलग से ले लेते हैं, ठीक है। LHS साइड ले रहे हैं हम इस इक्वेशन की, क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं, तो पहले रो को रखा डेल वी आई डेल टी प्लस, देखो अब यहाँ पर आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि रो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था यहाँ पर हम किसके फंक्शन लेके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ वो लेक्चर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बेसिक है आगे का जो भी हम पढ़ रहे हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर रो, ठीक है। वी आई बाहर आया डेल रो बाय डेल टी प्लस, यहाँ पर आप लोग ऐसा करो रो वी जे को एक साथ रख लो और वी आई को अलग से, तो फर्स्ट ये हो गया और इन दोनों का सेकंड ये हो गया। तो पहले वी आई को रखा डेल अपॉन डेल एक्स जे करना है रो वी जे का, इसे हमने साथ रख रखा है, प्लस रो वी जे को बाहर रखा डेल बाय डेल एक्स जे करना है आप लोगों के पास वी आई का, ठीक है। सिर्फ हम LHS लेके चल रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या करा, अब वी आई टर्म कॉमन आ रही है कहीं पर, इन दोनों में से कॉमन आ रही है, वी आई कॉमन लिया, क्या बचेगा डेल रो बाय डेल टी डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे, ठीक है। बची कुछ टर्म एक साथ लिख लो, डेल ये वाला इन दोनों में से हम लोगों ने कॉमन ले लिया वी आई, यहाँ क्या बचा रो डेल वी आई अपॉन डेल टी, ठीक है, ये वाली टर्म हो गई, प्लस ये रो वी जे डेल अपॉन डेल एक्स जे वी आई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो ये वाली टर्म जीरो, ठीक है। तो क्या बचा सिर्फ ये वाली टर्म, ये जीरो हो गया, तो ये जीरो मल्टीप्लाई वी आई ज़ीरो, तो आप लोगों के पास LHS में क्या बचा सिर्फ ये वाली टर्म, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन ऐसा करो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, जो भी आप लोगों का चल रहा था देख लीजिएगा, मैं ए डाल रही हूँ, ठीक है। सो इक्वेशन A
रिड्यूस टू, क्या आ गया आप लोगों के पास, ये वाली टर्म बची, ये जीरो हो चुकी है, रो डेल वी आई अपॉन डेल टी प्लस रो वी जे डेल अपॉन डेल एक्स जे वी आई। ठीक है, ये लिख ली, इज इक्व टू ये आ जाएगा, क्या है, इज इक्व टू रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे टो आई जे। ये आप लोगों की आ चुकी है इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी यहाँ टो आई जी की वैल्यू और रखेंगे तब आप लोगों को मिलेंगी एन एस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम में पूछे तो यहाँ तक तो करके ही आना है, अगर टाइम बचता है तो एन एस इक्वेशन तक करके आना है। ठीक है, तो ये आ चुकी है, इट इज़ अ रिक्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से लिख लीजिए, इट इज़ अ रिक्वायर, जो हम लोगों को चाहिए थी, रिक्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि वैलिड है कंटिन्यूस फ्लड मीडियम में, विच इज valid for any continuous fluid medium। ठीक है, क्लियर। अगर अब यहाँ हम टो आइज है यानी कि विस्कस स्ट्रेस की वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, तो विस्कस स्ट्रेस दिया किस तरह से जाता है, विस्कस स्ट्रेस इज गिवन बाय, डायरेक्ट लिख लेते हैं, टो आइज इज इक्वल टू होता है आप लोगों के पास 2 म्यू ई आई जे माइनस 2/3 म्यू ई के डेल आई जे। ठीक है, ये क्या होता है, विस्कस स्ट्रेस। ठीक है, जहाँ पर ये ई आई जे क्या है, ई आई जे इज इक्वल टू होता है आपके लोगों के पास 1/2 डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे। वी जे एक्स आई है, वी आई एक्स जे, जहाँ ये ई आई जे इस तरह से दिया जाता है, ई के क्या हो जाएगा, आई और जे की जगह के लिख देंगे। क्लियर, तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा, देखो रो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, डेल वी आई अपॉन डेल टी प्लस वी जे डेल अपॉन डेल एक्स जे वी आई। ठीक है, इज इक्वल टू रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे, वैल्यू रख रहे हैं टो आई जे की, रख दीजिए, क्या आ जाएगी, देखो 2 म्यू ई आई जे माइनस 2/3 म्यू ई के और डेल आई जे। ठीक है, वैल्यू रख दी यहाँ पर और कुछ भी नहीं करा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल एक्स जे ब्रैकेट, ई आई जे की वैल्यू रखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, म्यू और ये वाला टर्म, तो म्यू डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है, माइनस यहाँ पर ई के की वैल्यू रखोगे तब भी 1/2 आएगा, उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/3 और म्यू। क्लियर, ई के की क्या आएगी, डेल वी जे अपॉन सॉरी के रखोगे तो डेल वी के अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल वी के अपॉन डेल एक्स के, तो क्या आ जाएगा, 2 डेल वी के अपॉन डेल एक्स के, तो यहाँ पर 2 बाहर ले लेते हैं, डेल वी के अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, क्या बचा, वैल्यू रखने के बाद डेल आई जे वो एज इट इज आ जाएगा, डेल आई जे। अब देखो म्यू दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे, म्यू कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस 2/3 डेल वी के अपॉन डेल एक्स के और डेल आई जे। ठीक है, ये आ चुकी है नेवियर स्टोक इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, ये आ चुकी है आप लोगों के पास नेवियर स्टोक इक्वेशन। सो दिस आर नेवियर स्टोक इक्वेशन, किसके लिए, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल के लिए पूछे तो ये निकाल कर आनी है एन एफ इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कह दो कुछ भी।
कंप्रेसिबल के लिए पूछे तो यहाँ तक करके ही आइएगा, जब भी फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर, समझ आया। ये आती है कंप्रेसिबल के लिए। इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताई थी, याद है आप लोगों को? बताइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, हम लोगों ने ड्राइव करी थी ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या थी आप लोगों के पास, बताइए। डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टडी कंप्रेसिबल फ्लूइड में यही निकाली थी हम लोगों ने। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, यहाँ पर डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे 0 हो रहा है, तो यहाँ पर समझ पा रहे हो कुछ ना कुछ होगा। देखो सॉल्व करो जब अपने आप पता लगेगा। यहाँ पर म्यू को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ये वाला यूज करेंगे। एंड इफ म्यू इज कांस्टेंट देन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से आ जाएंगे आप लोगों के पास, देन इक्वेशन ऑफ मोशन या एनएस इक्वेशन रिड्यूस टू क्या आ जाएगा। देखो ये वाला टर्म तो एज इट इज़ है, तो ये वाला लिख लीजिए, रो डेल वी आई अपॉन डेल टी प्लस वी जे डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं। देखिए म्यू को कांस्टेंट लेके चल रहे हो तो डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस म्यू बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल टू वी जे अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स, आगे चलो, प्लस डेल टू वी आई अपॉन डेल एक्स जे, ये दोनों तरफ, तो डेल एक्स जे का स्क्वायर माइनस 2/3 डेल स्क्वायर वी के अपॉन क्या आ जाएगा। चाहे इसको देखो इस तरह से लिख लो, इससे क्या है, यहाँ हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ जब सेम है तो वैल्यू 0 हो रही है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे डेल वी के अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई। ठीक है, चाहे लिखो भी मत, छोड़ दो सॉरी टर्म को, यही समझ लो कैसे आया, डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे 0 है, यानी कि जब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर के और के सेम है, तो इस वाली टर्म की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो कंप्लीट आप लोगों के पास ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वाली टर्म को छोड़ दीजिए यहाँ। ठीक है, समझ आया, कुछ नहीं, पहले हम सीधे लिखते उसके बाद अलग अलग करके दिखाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ बता दिया है, डेल वी के अपॉन डेल एक्स के 0 हो चुका है, यहाँ तक समझ आया। आगे देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, वी जे का एक बार एक्स जे और एक बार एक्स आई के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख रही हूँ, डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे और बाहर डेल अपॉन डेल एक्स है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग सोच रहे होगे कि पहले आई के रेस्पेक्ट में करना है, पहले जे के रेस्पेक्ट में, स्टूडेंट्स वो हम कंटिन्यूस फंक्शन के लिए करते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ लेके चल नहीं रहे हम। यहाँ पर आप लोग जे के रेस्पेक्ट में करिए पहले या आई के रेस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ एक्स जे के रेस्पेक्ट में करा है, फिर एक्स आई के रेस्पेक्ट में, तो डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे यहाँ से 0 हो जाता है, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो गई। आप लोगों के पास क्या बचा, रो डेल वी आई अपॉन डेल टी प्लस वी जे डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्व टू रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस ये वाली टर्म डेल टू वी आई अपॉन डेल एक्स जे का स्क्वायर। ठीक है, और म्यू भी तो चल रहा था ना, ये ब्रैकेट है यहाँ, म्यू भी तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो ये आ गया म्यू। क्लियर, यह आ गई है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन। इसको अगर हम मटेरियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, पता है, मटेरियल डेरिवेटिव डी बाई डी टी, मटेरियल डेरिवेटिव डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, डेल बाय डेल टी प्लस वी वेक्टर और डेल। इसका यहाँ पर यूज़ करो, इन दोनों में से वी आई को अगर बाहर ले लें तो क्या बचेगा, डेल बाय डेल टी प्लस वी जे डेल बाय डेल एक्स जी। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसे वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगी, रो यहाँ पर क्या आएगा, डेल वी आई अपॉन डेल टी प्लस, ऐसा करो वी आई को कॉमन ले लेते हैं ना,
जिससे कि साथ यूज़ कर सकें। वेक्टर फॉर्म में वीजे, ये तो एक वीजे लिया हुआ है आपने, अगर वेक्टर कंप्लीट लिखते हो तो वी वेक्टर, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स देखो क्या लिखोगे, डेल, इसी तरह से लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और बाहर क्या लिया है आप लोगों ने, वी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो डी वी आई अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पहले कंप्लीट करते हैं। वेक्टर नोटेशन में भी इक्वेशन पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो क्या आएगी आप लोगों के पास वेक्टर नोटेशन में इक्वेशन, ये कंप्लीट एफ आई, ये एफ आई है, अगर वेक्टर लोगे कंप्लीट तो क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर, ठीक है, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई है, अगर कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहे हो तो डेल अपॉन डेल एक्स आई तो डेल लिखना पड़ेगा, और पी कंप्लीट, ठीक है, प्लस म्यू, ये क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स जे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इस डेल का स्क्वायर, और वी आई की जगह कंप्लीट वेक्टर लिया है तो वो क्या हो जाएगा, वी वेक्टर, ठीक है। यहाँ भी तो वी वेक्टर होगा, पहले वी आई कॉमन लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो कंप्लीट वेक्टर लिखोगे वी, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वी वेक्टर इज इक्व टू रो एफ वेक्टर माइनस डेल पी प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी, ये आ चुकी है मटेरियल डेरिवेटिव की फॉर्म में एन एस इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ तो आई ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने किस तरह से चेंज किया है, अरे ये एक एक तुमने लिए हुए हैं, वी आई, यहाँ पर आई और जे कहाँ वेरी कर रहे हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था 1 2 3, ठीक है। आई और जे की वैल्यू 1 2 3 होगी। अगर कंप्लीट वेक्टर लेना है, आप इस तरह से नहीं लिखते थे क्या, ए वेक्टर है जैसे कोई भी, तो आप लोगों ने इस तरह से लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो यहाँ पर हम एक लेके चल रहे हैं, कोई भी वी आई वी जे यहाँ पर एक है। कंप्लीट वेक्टर की बात करें तो ए वेक्टर कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एफ वेक्टर क्या होगा, F1 F2 F3 कुछ इस तरह से, तो F1 के लिए हम लोग पूरा डेरिवेशन करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट एफ वेक्टर लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर्स में कितनी है, 3, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पर ये इक्वेशन हमने एक लिखी है, इसका मतलब ये मत समझना इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर्स में 3 होती हैं, यानी कि यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे अभी आप 1 2 3, ठीक है। एक्स वाई जेड की बात कर रहे हो तो एक्स वाई जेड, समझ रहे हो, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो यहाँ पर इसलिए कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एफ आई की जगह एफ वेक्टर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स से आप लोगों को पता है, कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहे हो तो डेल आ जाएगा। डेल आप लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, तो कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहे हो तो डेल आ जाएगा, और एक की बात कर रहे हो तो डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करा है हम लोगों ने। और यहाँ पर इसी तरह से डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो मटेरियल डेरिवेटिव हम लोग पहले भी पढ़े थे, इस फॉर्म में लिख लिया, ये मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ये तो, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ, वहाँ हम देखेंगे नाइगर स्टोक इक्वेशन तो निकाल ली है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो मटेरियल डेरिवेटिव ये लिख लीजिए एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, अगर वॉइस क्लियर ना हो तो, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इन चीज़ों को पढ़ते सिर्फ एक बार देखने के बाद मत छोड़ो, एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।